Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing well and you are enjoying the weather as well. Right. So let us begin with our session. आज की क्लास में we are going to go through the life process chapter complete. ठीक है, आज की क्लास में हम पूरा ही लाइफ प्रोसेस एक बार गो थ्रू कर लेंगे. ऑलरेडी आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ा हुआ है, बट स्टिल वी आर गोइंग थ्रू कलेक्टिव एक व्यू देख लेते हैं पूरा लाइफ प्रोसेसेस का. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग सेशन. Okay, so be prepared. So be set up with your notebooks and books. You can mark your important points in your books and you can write it as well in your notebooks. Alright, so first of all let us understand क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस. तो आप लोगों को ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी थी. ऐसी प्रोसेसेस जो कि इम्पॉर्टेंट है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उसकी बॉडी में कोई भी काम है उसको करने के लिए इस प्रोसेस को होना जरूरी है. इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस. ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव and perform the job of body maintenance, they are known as your life processes. किस तरह के आपके लाइफ प्रोसेस है, क्या क्या आपके पास परफॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या चीजें परफॉर्म करते हैं. डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. राइट, डाइजेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन को हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. Okay, so we are going to read about life processes both in plants as well as your animals. Alright, so now let us begin quickly with the nutrition part. So nutrition क्या है, एक ऐसा process जिसके through organism जो है obtain करता है अपने food को. So the whole process by which an organism is going to obtain its food is known as your nutrition. ठीक है, बेसिक सिंपल डेफिनेशन. न्यूट्रिशन अगर इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आपके क्या होते हैं, they are autotrophs. That means they can make their own food using light energy, that is photosynthesis. इसके अलावा मैंने आपको बताया था there are few of the bacteria, for example your cyanobacteria, आयरन सल्फर बैक्टीरिया. ये क्या करती हैं, ये केमिकल की बेसिकली केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस. ठीक है. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफ्स है. दैट मीन्स कि ये डिपेंडेंट है ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. हेट्रोट्रॉफ जो है वो भी तीन तरह के होते हैं. कौन कौन से, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड योर होलोजोइक. ऑलराइट, सो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देखो, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2, वाटर को यूटिलाइज करते हैं टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज नोन एज योर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल योर ग्रीन प्लांट्स. हेट्रोट्रॉफिक को डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी नहीं है कि वो अपना खाना खुद बना सके. दैट इज व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड. इधर डायरेक्टली ले सकते हैं या इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल योर एनिमल्स एंड फंजाई. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं. सो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैरी आउट करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनको क्या बोलते हैं, हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल योर ग्रीन प्लांट्स. क्या क्या यूज करते हैं ये लोग, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ठीक है, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑटोट्रॉफ क्या करता है, CO2 को लेता है, H2O को लेता है और उनको कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट और आई कैन से स्टार्च और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. सो दिस क्लोरोफिल इज मैंडेटरी एंड सनलाइट एज वेल. तभी ये क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाएगा. How we are going to write the equation for photosynthesis? This will include your 6 CO2, 12 H2O. फिर आप एक एरो बनाओगे, ऊपर लिखोगे सनलाइट, नीचे लिखोगे क्लोरोफिल, बिकॉज दोनों का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन यू विल राइट दिस C6H12O6. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. देन 6O2 एंड 6H2O. क्या क्या रॉ मटेरियल है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सनलाइट यू विल बी रिक्वायरिंग, क्लोरोफिल यू विल बी रिक्वायरिंग. क्लोरोफिल क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि आपका जो सनलाइट है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करेगा.
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एंटर करेगा स्टोमाटा को और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है थ्रू दिस स्टोमाटा इटसेल्फ एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर और डिजॉल्व मिनरल जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब रूट्स क्या करती है, सॉइल से ले लेती है। तो ये सारे मिलकर आप क्या बनाते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं। साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है लीफ में प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच इज द ग्रीन पिगमेंट, और यहीं पर आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। टॉकिंग अबाउट योर मेन इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले क्या होगा, देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और साथ में आपका स्प्लिट हो जाता है वाटर जो कि H2O है, किसमें, H में और ऑक्सीजन में, बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो जाता है। एंड द थर्ड स्टेप इज कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है टू द कार्बोहाइड्रेट। Now there is one more important part in plants, that is stomata. Stomata क्या है, इसका आप बहुत जगह पे जिक्र सुनोगे। Stomata जो है, these are the tiny pores जो कि आपके surface of the leaves में present होते हैं। काम क्या है इनका, जनरली सबको एक काम याद रह जाता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन और CO2 का, CO2 को लेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज आउट करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, CO2 को रिलीज आउट करेंगे। बट दूसरा भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके थ्रू जो है प्लांट बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर पेपर लूज कर देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, एक तो है एक्सचेंज ऑफ गैस, दूसरा है आपका ट्रांसपिरेशन के समय पे वाटर को लूज करना। ठीक है, याद रखना है इन्हें। कमिंग टू योर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, these are your guard cell and this is your stomatal pore। यहीं पर मैंने आपको चीज एक और बताई थी कि जब आपका गार्ड सेल अपटेक करता है वाटर को तो ये क्या हो जाता है, ये स्वेल हो जाता है, यानी कि ये टर्जिड हो जाता है। जब ये टर्जिड हो जाता है तो आपके स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाता है। सिमिलरली जब गार्ड सेल जो है आपका वाटर को रिलीज आउट कर देता है, जब वाटर इसमें से रिलीज आउट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल वापस से श्रिंक कर जाएगा और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं, और आपका गार्ड सेल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से आपका स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। एज अ रिजल्ट द गैसेस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस एंड लॉस ऑफ वाटर कैन अकर। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। होलोजोइक, होलोजोइक क्या होता है, एनिमल जिसमें सॉलिड फूड को लेता है और उसको ब्रेक डाउन करता है इनसाइड द बॉडी, दिस इज नोन एज योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन आता है इसमें, अमीबा आता है आपका, पैरामीशियम आता है, एनिमल्स आते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक की बात करें, ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड करते हैं आपके डेड और डीकेइंग मैटर, यानी कि सड़ी गली चीजों पे ये खाना खाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वी हैव फंजाई। द थर्ड वन इज योर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो है ये आपके अंदर और बाहर रह सकते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो उनके अंदर रहे या उनके बाहर रहे। ठीक है, और क्यों रहते हैं, सो दैट दे कैन ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जो पैरासाइट है वो जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है वो उसका क्या हो जाता है, होस्ट हो जाता है। लेट अस सपोज दिस इज द ट्री जिसके ऊपर कसकटा इज रिसाइडिंग, तो कसकटा क्या है आपका, पैरासाइट है, और ये जो ट्री है ये क्या है आपका, होस्ट है। सिमिलरली टिक्स है, लीचीज है, ये सब क्या है आपके पैरासाइट्स की एग्जाम्पल है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। देखो, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो जो है फूड को अपने एंटायर सरफेस से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा क्या है, एक इरेगुलरली शेप्ड सेल है, तो ये कहीं से भी अपना फूड को ले सकता है, हमारी तरह इसके पास कोई स्पेशल माउथ नहीं है। तो अमीबा की बात देख लेते हैं कि किस तरह से ये आपका न्यूट्रिशन करता है। देखो, अमीबा के पास क्या है, इट हैज न्यूक्लियस, राइट, यू कैन सी देयर इज अ न्यूक्लियर, और यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है। अमीबा जो है इसके पास होता है फॉल्स फीट, यानी कि सूडोपोडिया। ये जो सूडोपोडिया है ये हेल्प करते हैं अमीबा को टू इंजेस्ट द पार्टिकल। नाउ यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, यू कैन सी दैट
इसका जो सूडोपोडिया है वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, उस फूड पार्टिकल को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। और एनसर्कल करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि उसने उसे ऑलमोस्ट एनसर्कल कर लिया है। आफ्टर गेटिंग दिस एनसर्कल ये क्या हो जाएगा, इसका इंजेक्शन स्टेप पूरा हो जाएगा। इंजेक्शन होने के बाद जैसे ही ये पार्टिकल इसके अंदर आ गया, ये क्या बना लेता है, एक फूड वैक्यूल बना लेता है। ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन एसिमिलेशन होगा, एंड फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी बाहर रिमूव आउट कर देगी। सो ओवर हियर व्हाट ऑल वी हैव सीन कि जो ये आपका अमीबा है ये किस तरह का न्यूट्रिशन करता है, इट इज गोइंग टू डू होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में इसने 5 स्टेप्स को फॉलो करा है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion. So these are the 5 steps of holozoic mode of nutrition. जो भी ऑर्गेनिज्म holozoic mode of nutrition करते हैं वो सब इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप्स उनमें होता ही है। इनके बारे में भी डिटेल देखेंगे जब ह्यूमंस को देखेंगे। पैरामीशियम जो है देखो, ये एक आपका यूनिक सा ऑर्गेनिज्म है। ऐसे स्लीपर लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, इट हैज सीलिया एंड देयर इज दिस पार्ट जहां से इसका क्या होता है, फूड ग्रूव प्रेजेंट होता है। ये जो पैरामीशियम है ये भी एक क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट ये जो खाना है उसको कहाँ से ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्पॉट से ही ले सकता है, जिसको हम इसका क्या बोलते हैं, माउथ कहते हैं। अच्छे टर्म्स में हम इसको कहते हैं वेस्टिबुलम या फिर फूड ग्रूव के नाम से भी आप इसको सुनोगे। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपके पैरामीशियम में एक ही चीज को रिप्रेजेंट करे, दैट इज द फूड स्पॉट। यहीं से आपका खाना ये इंजेस्ट कर सकता है, पूरी बॉडी से नहीं कर सकता। अब लेट अस सपोज कि खाना अगर यहाँ प्रेजेंट है तो वो कैसे लेकर आएगा अपने माउथ तक, तो ये जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके खाने के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, खाने को पुश करके इसके माउथ के पोर्शन तक लेकर आते हैं, सो दैट पैरामीशियम उसको इजीली एनगल्फ कर पाए। ठीक है, तो पैरामीशियम भी क्या करता है, पैरामीशियम ऑल्सो डज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉफ, सबसे पहले जो अभी हम लोग देख ही रहे थे, दैट इज योर इंजेशन। इंजेशन की अगर हम बात करें मतलब इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, यानी कि ब्रेक डाउन करना इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल वन में। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने जो रोटी खाई वो मैं एज इट इज ही अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर लूंगी, नहीं, पहले मैं उसको क्या करूंगी, ब्रेक डाउन करूंगी। मेरी बॉडी उसको क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, उसको सिंपल कंपाउंड्स में चेंज करेगी। फिर उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। जो भी हम लोगों ने खाना खाया है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले हैं आपको, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसको हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी ठीक है ब्लड में। अब ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद देयर विल बी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की अगर हम बात करूं तो जो भी मैंने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करा है उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है टू गेट एनर्जी। हम खाना क्यों खाते, ताकि हमें एनर्जी मिले। तो एसिमिलेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं टू गेट द एनर्जी। देन यू हैव इजेशन, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देते हैं। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बीइंग है तो आप लोग इसे इजीली अपने थ्रू कंपेयर कर सकते हो, इट इज इजी फॉर यू। व्हाट ऑल ऑर्गन्स डू वी हैव माउथ। माउथ क्या करता है आपका, इनटेक ऑफ होल फूड करता है। जो भी हम खाना खाते हैं सब कुछ हम अपने माउथ से ही खाते हैं। माउथ के अंदर यू हैव टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। माउथ का और नाम क्या है, यू ऑल्सो कॉल इट ओरल कैविटी, ऑल्सो नोन एज योर बकल कैविटी। ठीक है, तो तीनों चीजों का मतलब ही सेम है कि इट इज टॉकिंग अबाउट योर माउथ। सो माउथ के अंदर यू हैव टीथ। टीथ जो है आपका क्या करेंगे, च्यू करेंगे, ग्राइंड करेंगे फूड को। ठीक है, टीथ जो है आपके 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन,
प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर क्या करते हैं, ये आपका बाइटिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, ये आपका टीयरिंग या पियर्सिंग में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो है ये आपका च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर 32 टीथ होते हैं। किस तरह से प्रेजेंट होते हैं ये, 2 1 2 3, यानी कि अगर मैं, ये माउथ है आपका, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो एक सेगमेंट का मैं बता रही हूँ, यहाँ पर 2 इंसाइजर है, एक आपका कनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 आपके मोलर है। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ लिखा है 2 1 2 3। अब ये कितनी बार है, टोटल आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, तो इसका आप सम जब करोगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 5 6 7 8, तो 8 into 4 दिस विल गिव यू 32 टीथ। ठीक है, टंग की बात करते हैं। रोलिंग ऑफ फूड करता है, टेस्टिंग ऑफ फूड करता है, प्लस इसे स्वेलो करता है और पुश डाउन करता है आपके फूड को। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, आपके टंग के हैं। इसके अलावा आपको बोलने में भी मदद करता है टंग, नहीं। ओके, सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। सलाइवरी जो है ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है आपका सलाइवा, प्लस कुछ उसमें म्यूकस पे पार्टिकल होते हैं। सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, ऑल्सो नोन एज योर टाइलिन। ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, यानी कि बेसिकली आपका स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, बेसिकली जो आपके मसल्स है ईसोफेगस की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सपैंड करती है। आप सब लोगों ने जो आपका टूथपेस्ट होता है उसमें से पेस्ट निकालते हो, कैसे निकालते हो, थोड़ा थोड़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके निकालते हो। तो सिमिलरली द फूड मूव्स लाइक दिस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फूड आ गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर फूड यहाँ आ गया, ऐसे करके आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, वेरी बेस्ट एग्जांपल इज टू रिमेम्बर कि आप अपना टूथपेस्ट याद रखो, है ना। जब टूथपेस्ट में से हम टूथपेस्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा धक्का मार मार के निकालते हैं। कमिंग टू योर थर्ड वन, दैट इज योर स्टमक। स्टमक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास क्या है, इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये क्या सिक्रीट करते हैं, आपके गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, वन इज योर पेप्सिन, दूसरा है आपका HCl, तीसरा है आपका म्यूकस। पेप्सिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है आपका प्रोटीन को, और ये किस फॉर्म में जनरेट होता है, ये पेप्सिनोजेन की फॉर्म में आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है। ठीक है, हमेशा पेप्सिन नहीं रहता है, पेप्सिनोजेन की फॉर्म में रहता है, जो कि क्या है, इसका एक इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, HCl जो है ये आपके मीडियम को एसिडिक बनाता है, किल करता है जर्म्स को और एक्टिवेट करता है इस पेप्सिनोजेन को। तो इस पेप्सिनोजेन को जब HCl मिलता है ये क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है, और ये पेप्सिन क्या करेगा, आगे जाके ब्रेक डाउन करेगा आपकी प्रोटीन्स का। अब जो ये HCl है ये है तो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज योर HCl। ये HCl जो है ये क्या है, एसिड है, तो इससे हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है। दैट इज वाई जो हमारा स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, वो म्यूकस को भी रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो कि हमारा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कमिंग टू योर नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ये एक ऐसी जगह है हमारी बॉडी का, ऐसा ऑर्गन है जहां पर क्या होने वाला है, कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है और साथ में आपका एब्जॉर्प्शन होने वाला है। तो पहले डाइजेशन को देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके पास इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को इनटू ग्लूकोज, फैट्स को करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड में। देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसका एब्जॉर्प्शन का भी काम है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। कुछ इस तरह के आपके प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो विलाय है ये क्या करते हैं, ये आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है।
इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये क्या क्या सिक्रीशंस को रिसीव करता है, तो ये इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करता है। इसके अलावा लिवर वी हैव विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, ये जो लिवर है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है आपके बाइल जूस को। बाइल जूस जो है, इसने बाइल जूस को सिक्रीट करा, ये बाइल जूस जो है आपका गॉल ब्लैडर स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये जो बाइल जूस है आपका, ये आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो है उनको इमल्सिफाई कर देता है इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, बाइल सॉल्ट आ गए हैं, तो ये क्या हो गए, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, इसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है ये इमल्सिफाई हो गए हैं इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा जो आपका पैनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस की जब हम बात करते हैं तो ये इसके पास होता है ट्रिप्सिनोजेन जो कि प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। पैनक्रियाटिक लाइपेज इज देयर जो कि फैट को कन्वर्ट करता है लिपिड में। एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज इज देयर जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है और उसको क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। द लास्ट ऑर्गन इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, so there is no digestion in large intestine, but यहाँ पर क्या होगा, there will be absorption of excess of water। जितना भी आपका वाटर है एक्सेस में उन सबको क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा और जो भी आपका बचा हुआ मटेरियल है, रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उन सबको बॉडी से रिमूव कर देगा वाया एनस। ऑलराइट, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। यू हैव माउथ, फिर आपको मिलता है बकल कैविटी, देन यू हैव योर ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे कनेक्ट करता है आपके स्टमक से, देन स्टमक जो है आगे कंटिन्यू हो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में यू कैन सी देयर इज योर पैनक्रियाज एंड उसके जो टॉप पर आपको दिख रहा है लिवर और आपका गॉल ब्लैडर। ऑलराइट, देन यू कैन सी जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंटिन्यू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके आगे वो रेक्टम एंड एनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बना होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, यहाँ पर सीकम इज देयर और उसके आगे आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखने को मिल रहा है। देन देयर इज कोलोन एंड आफ्टर दैट देयर इज रेक्टम। तो ये सारे किसके पार्ट है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 चीजों से बना है, वन इज योर एलिमेंट्री कनाल, दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल में आपके ये माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें यू हैव योर सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करते हैं, लिवर जो बाइल जूस को सिक्रीट करता है और पैनक्रियास जो आपके पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका न्यूट्रिशन इज ओवर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ कमिंग डाउन टू योर सेकंड प्रोसेस दैट इज योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, रेस्पिरेशन होता क्या है, बेसिकली इसको हम 2 स्टेप प्रोसेस कहते हैं। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि आप इनटेक कर रहे हो ऑक्सीजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और रिलीज कर रहे हो CO2 को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। दूसरा क्या है आपका कि यू आर नाउ ब्रेकिंग डाउन द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल एंड दिस इज नोन एज योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था अबाउट एसिमिलेशन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द फूड। तो ये जो फूड का यूटिलाइजेशन है, आपने उसे सिंपल कंपाउंड में चेंज कर लिया, लेट अस सपोज कि आपने उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया है। ये ग्लूकोज जो है ये क्या होगा, अब इसका ब्रेक डाउन होगा टू गिव यू एनर्जी एंड इसी को ही हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। किस किस तरीके से आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो सकता है, तो ग्लूकोज जो है ये आपका एक 6 कार्बन शुगर है। ठीक है, इट इज अ 6 कार्बन शुगर। क्या फॉर्मूला है इसका, C6H12O6 एज यू ऑल नो। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरोविक एसिड जो कि आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और साथ में आपको एनर्जी रिलीज होती है कितनी, 8 ATP। ओके, इसके अलावा जो आपका पायरोविक एसिड है अब वो अलग अलग
कंडीशन पे अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा और ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, आपका CO2 और आपका वाटर को यील्ड करेगा और आपको एनर्जी कितनी मिलेगी 30 ATP। तो टोटल आपको कितनी ATP मिल गई है, 38 ATP मिल गई है। अब ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड इज योर की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आपका पायरुविक एसिड है, कोई आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आपका 2 कार्बन कंपाउंड है, साथ में रिलीज करेगा CO2 और एनर्जी को। देन देयर इज वन मोर कंडीशन जो कि ह्यूमंस के मसल सेल्स में होती है, जब हम बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं या बहुत विगरस एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, देयर इज अ कंडीशन क्रिएटेड इन आवर बॉडी जिसमें आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो उस समय पे क्या होता है, हमारा जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है और साथ में क्या रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो कहाँ होता है, जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। कहाँ पर होगा ये, तो इसका साइट होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट। इट इज द कॉमन स्टेप इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, बट ये पायरुवेट जो है आगे जाके इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके चेंज होता है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। साथ में यू कैन सी देयर इज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, अराउंड 38 ATP के आसपास आपका एनर्जी रिलीज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ऐसा रेस्पिरेशन जो कहाँ हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कहाँ पर टेक प्लेस करता है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरा प्रोसेस होता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं है इस पे। एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, या तो आपको अल्कोहल मिलता है या फिर आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज अराउंड 2 ATP। ठीक है, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये कहाँ हो रहा है, आपका ईस्ट में हो रहा है जो कि आपका एक यूनी सेलुलर फंजाई है। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो कौन सा ऐसा पैसेज है जिसके थ्रू हमारा एयर जो है ट्रेवल कर रहा है। सो बेसिकली द एयर इज गोइंग टू ट्रेवल थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसमें कुछ ऑर्गन्स है जिसके थ्रू ये ट्रेवल करता है। क्या क्या ऑर्गन्स है हमारे पास, सबसे पहले इट इज गोइंग टू कम इनटू कांटेक्ट विद योर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल में आया, फिर आपकी नेसल पैसेज में जाएगा, देन इट विल मूव इनटू योर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स में जाएगा, देन लैरिंग्स में, देन ट्रेकिया में, देन इट विल मूव टू द लंग्स और लंग्स के अंदर कैसे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, फाइनली इट विल मूव टू द ब्लड कैपिलरी। नेजल कैविटी में आपके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, यू हैव म्यूकस एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज योर सीलिया। म्यूकस और सीलिया क्या करते हैं, आपके इस एयर को वार्म करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं और इसके अंदर से जो भी जर्म्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और जर्म्स को वापस, डस्ट पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को वापस से बाहर पुश कर देते हैं। फेरिंग्स जो है ये एक कॉमन पासेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। इसके बाद जो आपका फेरिंग्स है, देख लो यहाँ पे, ऐसा मान लो ये यहाँ पे फेरिंग्स है, इसके आगे से 2 ट्यूब बन जाती है। वन ऑफ देम इज योर ईसोफेगस और दूसरा क्या है आपका लैरिंग्स। तो क्या है आपके पास, वी हैव यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एपीग्लॉटिस। ये जो आपका एपीग्लॉटिस है वो क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस कवर कर देता है आपके लैरिंग्स को जब आपका खाना एंटर कर रहा होता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस। ऑलराइट, इस लैरिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो इसको
इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू यू कैन प्रोड्यूस द साउंड्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप बात कर सकते हो। ट्रेकिया, इसके पास प्रेजेंट है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग, जो कि इसको क्या करती है, कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है, इसको कोलैप्स होने से बचाएगी। देन इट विल मूव टू ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉल स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। एंड फाइनली देखो मैं थोड़ा सा बना देती हूँ स्ट्रक्चर। दिस इज योर ट्रेकिया, एक ही साइड बना रही हूँ लंग्स का। दिस इज योर ब्रोंकाई, दिस ब्रोंकाई विल गेट डिवाइडेड इनटू ऐसे मेनी स्मॉलर स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्रोंकियोल्स है इसके आगे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे। एल्वियोलाई क्या है, दीज आर स्मॉल बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये एल्वियोलाई के पास क्या है, जो एल्वियोलाई है उनके पास क्लोज विसिनिटी में ब्लड कैपिलरीज जो है फ्लो कर रही होती है, जिसके थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज होने वाला है, क्लियर। कमिंग टू योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में देयर आर टू थिंग्स, क्या क्या चीजें आप करते हो, वन इज योर इनहेलेशन, दूसरा क्या है आपका एक्सहेलेशन। जब आप इनहेलेशन करते हो उस समय पे आपका थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड करता है, राइट। कैसे एक्सपैंड करेगा, आपका जो आपका रिब्स है वो लिफ्ट अप करेगा, यानी कि इट विल मूव आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। जो आपका डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा इन शेप में, यानी कि डायाफ्राम इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। एज अ रिजल्ट जो वॉल्यूम ऑफ लंग है वो इंक्रीज हो जाएगा और एयर आपके लंग्स के अंदर इजीली एंटर कर जाएगी। सिमिलरली ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन जो आपका थोरैसिक कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि उसमें अब वॉल्यूम क्या करना है, हमें कम करना है, बिकॉज वी नीड टू रिमूव आउट द एयर। तो रिब्स क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। डायाफ्राम जो है वो आपका डोम शेप हो जाएगा, यानी कि डायाफ्राम आपका किस स्टेज में आ जाएगा, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग जो है डिक्रीज हो जाएगा, एज अ रिजल्ट जो आपका एयर है वो एग्जिट कर जाएगा फ्रॉम द लंग्स। ओके, so this is about your inhalation and exhalation. This is the diagram of human respiratory system. You can see nostril is there, after that you have nasal passage, pharynx, larynx, और जो आपका ट्रेकिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है ट्रेकिया, ठीक है, इसी को हम विंड पाइप भी कहते हैं। देन यू हैव योर ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई, एल्वियोलर सैक, ठीक है। एनसीईआरटी से डायग्राम देख लेना, वो ज्यादा आपको सही समझ में आ जाएगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इनहेलेशन के टाइम पे आपका रिवर जो है ऊपर, जो आपका रिब्स है वो लिफ्ट अप करेगा, डायाफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सहेलेशन जो है वो रिब्स में, एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स जो है डाउनवर्ड मूव करती है, इनवर्ड मूव करती है, डायाफ्राम भी रिलैक्स स्टेज में आ जाता है, एज अ रिजल्ट आपका वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर जो है वो मूव आउट कर जाती है। कैन यू सी वन ऑफ द थिंग इन दिस टू डायग्राम, कि इसमें आपका जो राइट लंग है उसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। व्हाई इज इट सो, बिकॉज लेफ्ट लंग के यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर आपका क्या रहता है, यू हैव योर हार्ट, दैट इज वाई जो आपका लेफ्ट लंग है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू योर राइट लंग। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एल्वियोलस, ब्लड्स एंड टिश्यू, ठीक है। तो जो आपका एयर होता है जो कि रिच इन ऑक्सीजन है, कहाँ पे लिया हमने, लंग्स के थ्रू लिया, राइट, नॉस्ट्रल के थ्रू लिया, लंग्स में आया, एल्वियोलस पे पहुंच गया। एल्वियोलस जो है इसके पास में ही कौन है, आपका ब्लड कैपिलरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो इजीली डिफ्यूज कर जाएगा आपके ब्लड कैपिलरी में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाएगा, आपके एल्वियोलस में डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो जो आपका रिच ऑक्सीजन रिच एयर है उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज इन कर जाएगा इनटू द ब्लड कैपिलरी, दैट मींस इट इज गोइंग टू एंटर इन द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल। अब ये ऑक्सीजन जो है आगे हमारे बॉडी तक कैसे जाएगा, तो दिस ऑक्सीजन विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन जो है बाइंड कर जाएगा, बाइंड करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, आपका ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है हर आंगन तक, तो ये इट विल रीच द टिश्यूज। टिश्यू में जाने के बाद अब
ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। अभी हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 में, H2O में, और साथ में आपको देता है एनर्जी। ठीक है, दैट इज योर ATP। तो जो ये CO2 है ये क्या हो गया, ये प्रोड्यूस हो गया आपके टिश्यू में। अब ये जो हमारा CO2 है जो कि टिश्यू में प्रोड्यूस हुआ है, इसको क्या करना है, इसको वापस ब्लड में लेकर आना है। ब्लड में आएगा ये, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद ये ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरी करा जाएगा टुवर्ड्स योर एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक से ये डिफ्यूज आउट कर जाएगा from the blood capillaries and it will move towards the nostril because we are going to exhale. Clear? ठीक है, तो हमने जो सांस ली वो उसमें से ऑक्सीजन निकल के आपके ब्लड में गया, ब्लड में वो आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन था, उसके साथ उसने बाइंड करा है ना, दोस्ती कर ली ऑक्सीजन ने। ये ऑक्सीजन आपके टिश्यू तक पहुंचा, टिश्यू में जाने के बाद उसने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने के बाद आपको एनर्जी मिली और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अब आपके ब्लड में आ गया, ब्लड में ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व होने के बाद ये आपके एल्वियोलर सैक में आया थ्रू योर ब्लड वेसल्स। एल्वियोलर सैक से इसको हमने बॉडी के बाहर भेज दिया थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। So this is the exchange of gases between the alveolus, blood and tissue. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस तरह के ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग रेट है वो लो होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ब्रीदिंग रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, आपने कितनी सांस ली है 1 मिनट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। कितना होता है एक एडल्ट में? इट इज अराउंड 15 to 18 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, जब इससे ज्यादा होता है दैट मीन्स यू आर डूइंग हैवी एक्टिविटीज। रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें तो प्लांट्स जो है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही करते हैं, बस उनमें क्या होता है गैसेस एक्सचेंज जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है, that are the tiny pores that are present in the leaves। इसके अलावा स्टेम के पास में कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लेंटिसेल्स, और जो रूट का जनरल सरफेस होता है उसके थ्रू भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इनका रेस्पिरेशन में भी क्या चीज है, सेम चीज है, CO2 जो है वो रिलीज होना है अलोंग विद वाटर, और इनको भी क्या मिलनी है, एनर्जी मिलनी है फ्रॉम द ग्लूकोज जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन है जैसे हमारे अंदर हो रही है। ऑलराइट, सो हम ये भी कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या वो दिन में रेस्पिरेशन नहीं करते? तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ दिन में होता है। रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में ये दिन और रात दोनों समय होता है, हर समय होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, बट हमें दिन में क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि दिन में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन से हाई है, इसीलिए हमें इतना पता नहीं चलता है। कमिंग टू योर थर्ड प्रोसेस दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जैसे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए ऑफ फूड का, ऑक्सीजन का, राइट। तो ये कौन करेगा? हमने खाना तो खा लिया, तो सारा खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं रह सकता, वी नीड टू सप्लाई टू ब्रेन, टू आईज, टू हैंड, टू लेग्स, एवरीवेयर, राइट। तो इसे कौन लेके जाएगा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम लेकर जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, इसमें आता है आपका हार्ट जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, देन यू हैव ब्लड वेसल्स जो कि आपकी आर्टरीज और वेन्स है, एंड देन यू हैव ब्लड एंड लिम्फ जो कि आपके सर्कुलेटरी मीडिया है। लिम्फ को अलग से पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पहले ब्लड को देखते हैं और हार्ट और आर्टरीज एंड वेन्स को देखते हैं। देखो जो आपका हार्ट है वो कैसा है, इट इज अ 4 चेम्बर हार्ट। ठीक है, you have your right part and left part, ऊपर वाले part is your atrium, नीचे वाले part is your ventricle। तो कैसे हैं, this is your right atrium, this is your right ventricle, this is your left atrium, this is your left ventricle। यहाँ पर आपका superior vena cava और inferior vena cava आता है, and then you have your aorta over here, pulmonary vein and pulmonary arteries is there। यहाँ पर आपके कुछ valves present होते हैं। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा, जब आपने सांस ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया आपका। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी कहाँ है, आपके लंग्स में है। लंग्स से इसको हमें हार्ट तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, पल्मोनरी वेन पहुंचाएगा।
ठीक है। ये पल्मोनरी वेन जो है ये आपके लेफ्ट आर्टरियम पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग से आया, लंग्स ने हार्ट को दिया, हार्ट में लेफ्ट आर्टरियम को दिया थ्रू द पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ब्लड बॉडी ऑर्गन में पहुंचा दिया। अब बॉडी ऑर्गन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यूज करा टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड टू मेक द एनर्जी। अब बॉडी ऑर्गन ने क्या रिलीज कर दिया, आपका CO2 को रिलीज कर दिया। ये CO2 ने आपके ब्लड को क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। तो इसको कौन लेकर आएगा, वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों ही क्या करेगी, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी टुवर्ड्स द राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाएगा, वापस लंग्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमने क्या देखा, जो हमारा ब्लड है वो आपके हार्ट से 2 बार मूव कर रहा है ना, सेम ब्लड है, एक बार ऑक्सीजनेटेड होकर आया, एक बार डीऑक्सीजनेटेड होकर आया। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर क्या है, वी हैव डबल सर्कुलेशन। जब ब्लड आपके हार्ट से 2 बार मूव करता है तो इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्यों इंपॉर्टेंट डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ताकि हमारी बॉडी के अंदर सेपरेशन रहे, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन ऑफ ब्लड शुड बी देयर। इसके अलावा होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारा इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिस सेपरेशन इज मैंडेटरी। दैट इज व्हाई हम क्या करते हैं, डबल सर्कुलेशन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी द सेक्शनल व्यू ऑफ द हार्ट। ठीक है, इसमें वही फिर से डबल सर्कुलेशन को ही समझाया गया है। पहले वाले में मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम से समझाया था, ये जो आपका है दैट इज द सेम थिंग। इसमें आपको वेन्स का नाम मिला है और वॉल्व्स का नाम भी मिल गया है एंड आपके ब्लड फ्लो को दिखाया गया है। आपके राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो आपके लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। सो राइट साइड में यू हैव योर ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड में यू हैव योर बाइकस्पिड वॉल्व। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व। एवी वॉल्व का मतलब सिंपल सा ये है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि जो आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। क्या काम है इन वॉल्व का, सो दीज आर गोइंग टू prevent the backflow of blood। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है तो इसको वापस से आपके राइट आर्टरियम में आने नहीं देगा। सिमिलरली बाइकस्पिड वॉल्व, वो भी लेफ्ट आर्टरियम से अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक चला गया है तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट आर्टरियम में आने नहीं देगा। यही काम है इसका। इसके अलावा जो आपका आयोटा है वहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, उसका नाम है आयोटिक वॉल्व। और जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है उसमें भी एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। ये आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व को हम एक साथ कैसे रिफर करते हैं, एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। काम इनका भी यही है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में वापस आपके ब्लड को जाने नहीं देता है। जब आपका ब्लड हार्ट बेसिकली लंग्स और हार्ट के बीच में फ्लो कर रहा है ना, एक बार आपके लंग से हार्ट में आया, एक बार आपके हार्ट से वापस लंग में गया, तो इसमें आपका सिर्फ लंग और हार्ट इन्वॉल्व है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब आपका ब्लड मूव करता है हार्ट से टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड वापस आपके हार्ट में आता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो दिस डबल सर्कुलेशन हैज 2 पार्ट्स। वन इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा आपका क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोनों मिलकर आपको क्या बनाते हैं, डबल सर्कुलेशन बनाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड एक आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके पास है ग्रैन्युलर कंपोनेंट, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर कुछ ग्रेनी पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है आपका लिक्विड कंपोनेंट।
ग्रैनुलर कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इसमें आते हैं आपके ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, और लिक्विड कंपोनेंट की बात करें, इसमें आता है आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो कि है आपका प्लाज्मा। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स में आपके पास क्या क्या आता है? यू हैव गॉट आरबीसी जो कि कैरी करेगा आपका गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन को और आपके CO2 को, ठीक है। देन आपका जो आरबीसी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो आपका आरबीसी है उसके पास क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी करता है। फिर आता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट की अगर हम बात करें तो ये किसमें हेल्प करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल जो है ये आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है बाय एनगल्फिंग द जर्म्स, और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, ठीक है। लिक्विड कंपोनेंट दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो ये येलो कलर का फ्लूइड है, जिसके अंदर 90% क्या है? वाटर है, और 10% कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे प्लाज्मा है, प्रोटीन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे आयंस है। ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? आपके प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है, और यही ब्लड जो है आपके पूरे बॉडी में मूव कर रहा है। इसके अलावा यू हैव लिम्फ ऑल्सो, जो कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है। लिम्फ क्या है? ये भी एक येलो कलर का फ्लूइड है जो कि स्केप कर जाता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसके अंदर कम प्रोटीन होते हैं एज कम्पेयर टू द ब्लड। ये जो लिम्फ है कहाँ से फ्लो करता है? टिश्यू से हार्ट में फ्लो करता है। एज अ रिजल्ट ये किस चीज में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और आपके इंटरसेलुलर और बेसिकली और एक्स्ट्रा सेलुलर में जितने भी आपका एक्सेस ऑफ फ्लूइड है उन सबको वापस से ब्लड में लाने का ये काम करता है, ठीक है। लिम्फ जो है आपके लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करता है, और जो लिम्फ नोड है वहीं पर आपके जर्म्स को डिस्ट्रॉय करा जाता है। नाउ कमिंग टू योर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की अगर हम बात करें, दो तरह की ब्लड वेसल्स आपने देखी है, आर्टरीज और वेन। देखो आर्टरीज ये फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू फाइन ब्रांचेस, जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स और भी पतली पतली कैपिलरीज में बेसिकली ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, इसको हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वेन्यूल्स क्या बनाती है? वेन्स बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टरीज जो है ये आपकी किस तरह का जनरली किस तरह की ब्लड को कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कैपिलरीज में आपका एक्सचेंज हो जा रहा है गैसेस, और फिर वो क्या हो जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जा रहा है आपका ब्लड। एज अ रिजल्ट आपका जो वेन्यूल्स है वो वेन्स में बेसिकली वेन्स जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आ रही है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। आर्टरीज को देखें तो आर्टरीज क्या है? कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, बट देयर इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, एंड द एक्सेप्शन इज योर पल्मोनरी आर्टरी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है? पूरे बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चल रही है। आर्टरीज जो है आपकी कंपैरेटिवली थिक होती है और इलास्टिक होती है, इलास्टिक इसका नेचर होता है। डीप सीटेड होती है आपके बॉडी के अंदर, आपको इतनी जल्दी से आर्टरीज नहीं देखने को मिलेगी आपकी बॉडी में। वे अच्छा, और आर्टरीज में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। वॉल्व क्या होता है? दिस इज योर आर्टरी। इस तरह के स्ट्रक्चर है जो कि आपके बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है। वेन्स जो है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है। इसको हम कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं। जनरली ये थिन होता है और लेस इलास्टिक होता है, सुपरफिशियल होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, यानी कि आपके ऊपर पेरीफेरी में ही प्रेजेंट होता है वेन्स। तो आपके हाथों में जो आपको नसें दिखती है वो क्या है? आपकी वेन्स ही होती है, ठीक है। आर्टरीज के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स जो है ये कैरी करती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। So these are the basic difference between the blood vessels. Now coming to your transportation in plant. Plants की अगर हम लोग बात करें तो plants के अंदर दो तरह के आपके conducting pathway हैं। इनके पास क्या होता है? कंडक्टिव टिश्यू होता है। कौन कौन सा है ये कंडक्टिव टिश्यू? दीज आर योर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की अगर हम बात करें, इट इज गोइंग टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट।
कोई भी एनर्जी को यूज नहीं करता है, यानी कि ये कैसा प्रोसेस है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। और एक और डिफरेंस है कि जो जाइलम है वो कैसा है, इट इज यूनी डायरेक्शनल इन नेचर, एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो कराता है, कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स को। फ्लोएम की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोएम जो है आपके कैरी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, यानी कि बेसिकली फूड को, ग्लूकोज को, जो कि कहाँ से कैरी करता है, लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैरी करता है। इस प्रोसेस के लिए एटीपी का यूज होता है, यानी कि एनर्जी का यूज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। और जो आपका फ्लोएम है वो कैसा है, इट इज बाय डायरेक्शनल, दोनों ही डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकता है। जो आपका लीफ है वो ऊपर वाले पार्ट में भी पहुंचा सकता है, नीचे वाले पार्ट में भी पहुंचा सकता है खाने को। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जितना भी एरियल पार्ट होता है उसमें से जो भी आपका वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन, ये जो ट्रांसपिरेशन है ये आपके एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग एन ऑस्मोटिक प्रेशर पुल। देखो जैसे जैसे आपका पानी ऊपर से लूज होता रहेगा, क्या होगा, नीचे की तरफ एक प्रेशर जनरेट होता रहेगा, वो क्या मांगेगा कि मुझे और पानी चाहिए, राइट। तो एज अ रिजल्ट जो आपका वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जो रूट्स है वो और भी वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेगी। साथ के साथ प्लांट के अंदर टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए भी ट्रांसपिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये दो किसके फंक्शन हो गए, आपके ट्रांसपिरेशन के फंक्शन हो गए। ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ट्रांसलोकेशन क्या है, जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो कहाँ से होता है, लीफ से होता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ जो है यहीं पर खाना बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। और जिस जगह पे हमें खाना पहुंचाना होता है उसको हम कहते हैं सिंक। तो खाना जो है वो हमेशा ट्रांसलोकेट होता है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्स सिंक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, now coming to your fourth process, that is your excretory system in human. excretory system human में बात करें या इसे हम urinary system भी कहते हैं, इसमें you have a pair of kidney। ठीक है, स्ट्रक्चर भी देख लेंगे अभी। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है, पेयर ऑफ किडनी इज देयर, उसके बाद आपका ऐसे यूरेटर उसमें से एमर्ज आउट करता है, सो देयर इज अ पेयर ऑफ यूरेटर, then there is a muscular sac which is known as your urinary bladder, and there you have your यूरेथ्रा। तो किडनी क्या है, ये आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यूरेटर क्या है, ये ऐसी डक्ट्स है जो कि ड्रेन आउट करती है यूरिन को फ्रॉम द किडनी टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक है जो कि आपके यूरिन को कुछ समय के लिए स्टोर करता है, तो दिस कैन बी रेफर टू एज यूरिन रिजर्वायर। और जो यूरेथ्रा है वो क्या है, चैनल टू द एक्सटीरियर, यानी कि यूरिन को बाहर रिमूव आउट करता है। ठीक है, so this is the structure of your excretory system in human being, very simple, very easy, everyone must know how to draw the diagram of your excretory system. right kidney, left kidney you have, इसके टॉप पर आपके एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, वो भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। देन यू हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर व्हिच इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन यू हैव योर यूरेथ्रा। एक्सक्रीशन जो है क्यों जरूरी है और ये होता क्या है, तो बेसिकली आपके बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है उन सब एक्टिविटी की वजह से कुछ ना कुछ वेस्ट आपका जनरेट होता है, जिसमें आपके नाइट्रोजनस वेस्ट भी आते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है और उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। सो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हो फ्रॉम द बॉडी। तो क्या क्या मटेरियल हम एक्सक्रीट आउट करते हैं ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें आता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन। एक्सेस ऑफ वाटर को हम रिमूव करते हैं, स्वेट को, यूरिन को, कुछ गैसेस को रिमूव करते हैं, कुछ सॉल्ट को रिमूव करते हैं। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी कि हम सिर्फ यूरिनेशन के थ्रू ही नहीं रिलीज करते हैं अपना मटेरियल, हम पसीना जो हमारा को आता है, स्वेट जो आता है, उसके थ्रू भी हम एक्सक्रीशन करते हैं। जो हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, जो हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव आउट कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट है, आपका एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे करते हैं वेस्ट को रिमूव, तो ये सिंपल डिफ्यूजन करके अपनी बॉडी से सारे वेस्ट को रिमूव आउट कर देते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, वाटर इक्विलिब्रियम यानी कि वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, पीएच के बैलेंस को मेंटेन करता है, आयंस के बैलेंस को मेंटेन करता है जो कि हमारे ब्लड में होना चाहिए, और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए उसको भी मेंटेन करता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये आपका हेल्प करता है टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया,
जो कि डिजॉल्व हो जाता है हमारे ब्लड में, तो इसको रिमूव आउट करता है। पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कोई ड्रग्स, टॉक्सिन, इन सबको रिमूव करता है। प्लस हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। जब हमारा फ्लूइड बैलेंस रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए? इट इज 80 it is 120/80 mmHg। अगर इससे कम हो जाए तो आप किस में आ जाते हो? हाइपोटेंशन में आ जाते हो, यानी कि आपका लो बीपी हो गया है। और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो आप किस में आ जाते हो? हाइपरटेंशन में आ जाते हो, यानी कि हाई बीपी में आ जाते हो। ठीक है, इसमें 120 और 80 क्या दिखाता है? जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपका सिस्टोल होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर आर्टिकल्स। ठीक है, एंड जो आपका नीचे वाला होता है दैट इज योर डायस्टोल, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल को दिखाता है, जिसमें आपका कितना होना चाहिए? नॉर्मली 120 to 80 होना चाहिए। इससे कम और ज्यादा होने से आपको हाई बीपी और लो बीपी का डिजीज हो सकता है। नाउ कमिंग टू योर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की अगर हम लोग बात करें तो ईच किडनी जो है उसके पास क्या है? बहुत सारे फिल्टरेशन यूनिट्स है इन अराउंड मिलियंस, और इसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। दीज नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन किसके बने होते हैं? तो ये क्लस्टर है थिन वॉल्ड कैपिलरीज की, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद द कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। और इसके आगे एक लॉन्ग ट्यूब चलती है जो कि फाइनली टर्मिनेट करती है इनटू कलेक्टिंग डक्ट। जो रीनल आर्टरी होती है, यानी कि किडनीज की जो आर्टरी होती है, वो ब्रिंग करती है अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द किडनी। ठीक है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या आते हैं? कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी आते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस। ब्लड जो है वो फिल्टर होता है थ्रू द ग्लोमेरुलस, और ये जो ग्लोमेरुलस के थ्रू जो ब्लड आपका फिल्टर हुआ, इस फिल्ट्रेट को कहाँ एंटर कर जाएगा? थ्रू द बाउमन्स कैप्सूल। इट विल एंटर इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। जब ये फिल्ट्रेट जो है आगे मूव करेगा टुवर्ड्स द ट्यूबुलर पार्ट, जो आपका ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर है, इनको सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर लेगी हमारी ब्लड वेसल, जो कि इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड में प्रेजेंट है। जो अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब होना होता है वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सेस वाटर है आपके बॉडी के अंदर, और कितना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकालना है। उस बेसिस पे आपका अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब होता है। सो द फ्लूइड जो अब फ्लो कर रहा है इनटू द ट्यूबुलर पार्ट, इसको अब क्या बोलेंगे? हम यूरिन बोलेंगे। और ये कलेक्ट हो जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है आपस में इकट्ठे हो जाती है और लीव करती है किडनी को फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, जहां से आपका यूरेटर बनता है। ये जो यूरेटर है ये ड्रेन करता है आपके यूरिन को इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर ये स्टोर हो जाता है कुछ टाइम तक, और जब तक आपका प्रेशर नहीं बन जाता है एक्सपेंडेड ब्लैडर में, तब तक आपको अर्ज फील नहीं होता है टू रिमूव इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। ये जो ब्लैडर है ये क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कंट्रोल में किसके? हमारे नर्वस कंट्रोल में है। ठीक है, अब कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है हमारे पूरी बॉडी में डेली? तो अराउंड 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो फॉर्म होता है डेली, जिसमें से 2 लीटर जो है हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और एज अ यूरिन, और जो रेस्ट है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच फिल्ट्रेट वी आर गोइंग टू डू, है ना? कितना सारा काम करती है हमारी किडनीज। सो अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा? यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल किडनी थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होगा? आपका ब्लड जो है उसको डायलिसिस यूनिट में लेकर जाएंगे, और डायलिसिस फ्लूइड में जब ये पास होगा, तो जो आपका डायलिसिस यूनिट में जब ये पास होगा तो आपका ब्लड जो है फिर फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होके वापस से पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाएगा। बट यहाँ पर क्या चीज एब्सेंट होगी? देयर विल बी नो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। एक बार जो बाहर निकल गया वो बाहर ही रह जाएगा। अगर इसेंशियल चीज आपके उसमें बाहर आ गई है तो वो वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यही नुकसान है आपके डायलिसिस का। ठीक है, फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का? तो देखो नेफ्रॉन कुछ इस तरह का दिखता है, आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। दिस इज योर स्कीमेटिक डायग्राम। तो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बेसिकली एक्सक्रीट आउट करेगा आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया, यूरिक एसिड को, एंड ये मेंटेन करेगा आपके वाटर और आयनिक बैलेंस को, दैट इज योर ऑस्मोटिक रेगुलेशन, इसी को कहते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं इसके? बाउमस कैप्सूल इज देयर, यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस नजर आ रहा है। इसके आगे जो आपका ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है, दिस वन, this complete is known as your
PCT, that is proximal convoluted tubule, ठीक है। उसके नीचे आपको एक पतली सी लाइन नजर आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। एंड उसके बाद फिर से आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ट्यूब्यूल का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज DCT। फाइनली इट विल गेट कलेक्टेड इनटू योर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं, यू हैव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, अमाइनो एसिड, इन सबको फिल्टर किया जाता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द बाउमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। फिर आपका क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसमें यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करे जाएंगे बैक बाय द कैपिलरीज दैट आर गोइंग टू सराउंड द नेफ्रॉन। थर्ड इज योर सिक्रीशन, जो आपका यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है, इन सबको सिक्रीट करा जाता है इनटू द ट्यूब्यूल और ये ओपन अप हो जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन फाइनली इट विल मूव इनटू द यूरेटर। आर्टिफिशियल किडनी की थोड़ी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है तो देख लो। हीमोडायलिसिस जो प्रोसेस है प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इसी को ही हम हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कहते हैं। कब करते हैं, जब ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए करा जाता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को भी देख लेते हैं। तो प्लांट्स के केस में कैसे कैसे आपका प्लांट जो है एक्सक्रीट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। तो सबसे पहला है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ये डिफ्यूज कर देता है थ्रू द स्टोमेटा टूवर्ड्स इनटू योर एटमॉस्फेयर, राइट। फिर ये क्या करता है, एक्सेस वाटर को भी रिमूव करता है थ्रू द ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा जो प्लांट है वो अपनी पुरानी पार्ट्स को कैसे लूज करता है, इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड लीव्स, या जो बार्क होती है, जो पेड़ की छाल होती है, वो आपने देखा होगा कई बार ऐसे निकल रही होती है। वो क्यों निकल रही होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, प्लांट को अब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको वो लूज कर देता है या शेड कर देता है। फिर आता है आपका अदर वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे रेजिन हो गए, गम हो गए, जो कि स्पेशली आपकी ओल्ड जाइलम सेल्स में होते हैं। इसको भी प्लांट क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है, लूज कर देता है, उसमें उसको जरूरत नहीं होती है। प्लांट जो है वो एक्सक्रीट करता है कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को इनटू द सॉइल अराउंड देम थ्रू द रूट्स। ऑलराइट, सो इसी के साथ आपका लाइफ प्रोसेस का चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप हम लोगों ने सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया है जो भी आपके सिलेबस में है, रैशनलाइज्ड सिलेबस में है। So now you can go through this complete lecture and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Okay, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे but it will take a bit of time. Alright, so everyone, I hope you got all the necessary points. So आपको रिवाइज भी हो जाएगा चैप्टर, you can go through it anytime anywhere. So don't forget to like the button and if you have any doubt you can drop it in the comment section. Alright everyone, bye bye.